आप लोग अब बात मत कीजिए, अब आवाज जाएगी। अपना म्यूट कर लीजिए और जो बताया जा रहा है उसको सुनिए और नोट जरूर कीजिएगा। एकदम बिल्कुल उसको नोट कीजिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। हम बता रहे थे शेयर करेंगे, अब बाद में हम लोग आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे और बिहार विधि नियमावली खंड 1 और 2 ना छोड़िए। तो बता रहे थे कि अपना पर्सनल प्रोक्योरमेंट और पब्लिक प्रोक्योरमेंट 2 तरह का होता है, दोनों में मोटा मोटी क्या अंतर है। उसके बाद आप आ जाइए, पूरे दुनिया में प्रोक्योरमेंट 3 तरह का होता है, इसको एकदम ध्यान में रखिए। पहला होता है गुड्स का, गुड्स मतलब सामान का। दूसरा होता है कार्य का, कार्य मतलब अंग्रेजी में वर्क्स हो गया। तीसरा होता है सर्विसेज का, सर्विस में भी 2 तरह का है, कंसल्टेंसी और नॉन कंसल्टेंसी। अब है क्या कि गुड्स, देखिए गुड्स का सिंपल उदाहरण है, ये सारा चीज आप लोग अपने घर में करते हैं। गुड्स मतलब सामान जिसको छू सकते हैं, जिसका सिर्फ होता है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, घर का अनाज हो गया, ये सारा गुड्स में आ जाता है। वर्क्स में क्या है, वर्क्स आप लोग कैसे खरीदते हैं, जैसे कि आप राजमिस्त्री को दिन भर के लिए काम के लिए हायर किए, ठीक, तो आप उसका क्या खरीदते हैं, उसको एक टारगेट देते हैं कि आपको 400 ईटा जोड़ना है। तो राजमिस्त्री आकर के सुबह से शाम तक जो समय है उसमें 400 ईटा उसमें जोड़ा, कंस्ट्रक्शन किया, या रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, पुल का हुआ, कोई भवन का हुआ, या सरकारी टेंडर देखते हैं वर्क्स का, तो वो दिन भर जो ईटा जोड़ा काम करके दिया, आप उसी का न पैसा देते हैं, तो वो आपने कार्य करवाया, कार्य की खरीद की। तीसरा सर्विस, सर्विस में आप डॉक्टर के यहाँ गए इलाज के लिए, प्राय सभी लोग जाते हैं, तो क्या डॉक्टर को जाके खरीदते हैं, ये वहाँ उसका नॉलेज को आप खरीदे, वो जो देखा, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, दवाई दिया आपको, उसका सर्विस आप खरीदे, उसके लिए आप उसको फीस दिए। तो यही अंतर है गुड्स वर्क सर्विस। सर्विस थोड़ा सा वास्ट है, जो कि बाद में डिटेल में बताया जा सकता है। तो ये पूरे दुनिया में प्रोक्योरमेंट 3 ही तरह का होता है, गुड्स वर्क सर्विस। इसके बाद अभी भी क्लियर नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। हेडफोन देखना। अब आवाज साफ जा रहा है। बोल रहे शुरू से स्टार्ट क्या करना है, शुरू से यही समझिए कि अब आवाज जा रही है सबके पास, हाथ उठा के एक बार बोलिए। अभी भी नहीं है, आ रही है, ठीक है। अरे बीच बीच में कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा सा परेशानी है, नेटवर्क से काम हो रहा है, यहाँ क्लियर जा रहा है। बीच बीच में अगर आप लोग इस तरह से कीजिएगा तो टाइम किल होगा, फिर लय टूट जाता है बताने का, ठीक है, फिर आप लोग भी समझने में आप लोग को दिक्कत होगा। बहुत सारा चीज बताना होता है इसमें, बहुत सारा चीज जानना होता है। और प्रिपेयरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको, ये एक आर्ट है, इसको समझने में थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं, नहीं समझने की कोशिश करिएगा
तो ये एक ऐसा ही टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसमें बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो कि आपको एक आम से खास बनाती है, नहीं तो फिर आप एक प्रिपेयरमेंट कभी भी ढंग से और पारदर्शी तरीके से नहीं कर पाइएगा अगर इस सेशन को आप ध्यान से नहीं सुनें। तो यहाँ क्लियर जा रहा है, वहाँ का इशू है। अब आपके यहाँ हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो, यहाँ हम लोग और भी सिस्टम में देख रहे हैं, सब जगह आवाज क्लियर जा रहा है, बहुत जगह जा रहा है, वहाँ हो सकता है आपका नेटवर्क। हाँ, चैट में लिखिए, सब लोग अपना अपना माइक बंद कर लीजिए और चैट में लिखिए, चैट में। चलिए, तो बता रहे थे कि प्रोक्योरमेंट जो है 3 तरह का होता है, गुड्स वर्क सर्विस का। उसके बाद प्रोक्योरमेंट करने के लिए नीड असेसमेंट करना जरूरी होता है। नीड असेसमेंट कैसे किया जाएगा? ज़रूरत तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरत है तो हम हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। उसके लिए पहले जेब में पैसा देखा जाता है, और अगर ऑफिस का है तो आपका बजट सबसे ज़रूरी है। बजट एलोकेट होता है जो साल भर के लिए होता है। कबूतर अंदर बनाए सर, तो ये बताया जा रहा था क्या कि कोई भी आप अपने घर के लिए खरीदारी करते हैं तो 2 चीज़ ज़रूरत है। पहला बजट हो गया, बजट के हिसाब से सर आप प्लान करते हैं, तभी जा करके आपका खरीदारी। और खरीदारी में सबसे है कि 3 चीज़ एकदम जरूरी है कि सही समय पे, सही जगह से और सही दर में। तीनों मतलब ये बहुत ज़रूरी है खरीदारी करने के लिए। इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट 4 सिद्धांत पे काम करता है खरीदारी। पहला इकोनॉमी का जो सिद्धांत है वो बताता है कि हम जो सामान खरीदें वह सही चीज़ खरीदें, सही जगह से खरीदें, जिससे हमको वैल्यू फॉर मनी प्राप्त हो सके। मतलब हम जो पैसा जिस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं वो सही हो, सही तरीका हो। अगर हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी का जो हमारा यूज है उस यूज से हम संतुष्ट हो, नहीं तो सामान अगर हम गलत और बेकार खरीद लिए तो पता चलेगा कि मेरा पैसा भी गया और सामान भी बर्बाद हो गया। दूसरा सिद्धांत बोलता है खरीदारी का इफिशियंसी। इफिशियंसी है क्या कि सही जगह से और सही समय में खरीदे। कहने का मतलब अगर पंचायत में पंप सेट का जरूरत है खेती में पटवन के लिए, तो वो कब जरूरत होगा? बरसात के बाद हो सकता है ज़्यादा या अत्यधिक गर्मी में। अगर बरसात में हम पंप सेट खरीदते हैं तो वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा और पता चलेगा कि गर्मी में हम पंप सेट खरीद ही नहीं पाए, फसल हमारा बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ का ध्यान। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में इन्फिनिटिव है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि हम जो तरीका से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और अंतिम तक कर रहे हैं, सारा प्रक्रिया सही हो, सही है, सारा रिकॉर्ड में रहे, रिकॉर्ड में मतलब ऑन पेपर रहे, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, जहाँ जहाँ हर स्टेप पे हो, स्टेप हम बताएंगे, स्टेप पे हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, और जब भी जरूरत हो उसका निरीक्षण हो, तो वो सारा रिकॉर्ड हमको एक साथ एक जगह पे
मिल जाए उस समय ये नहीं कि रिकॉर्ड खोजा जा रहा है, क्या बोलते हैं, मिल नहीं रहा है, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी का लूप खोले, लोग को लगेगा जरूर गड़बड़ है, इसलिए कागज को छिपाया जा रहा है, बहुत सारा बात। तीसरा फेयरनेस, तीसरा ट्रांसपेरेंसी, चौथा फेयरनेस हो। फेयरनेस में यही है कि जो हमारा रूल है, जो एकदम फेयरनेस हो, पब्लिकली हो। पब्लिकली मतलब सबके जानकारी में हो, मार्केट में जानकारी रहे, लोगों के बीच जानकारी रहे। पंचायत में कोई चीज खरीद हो रहा है तो पंचायत के जितने भी रिलेटेड मतलब व्यक्ति हैं, समूह हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी के नज़र में रहे, सभी के जानकारी में रहे, कब खरीदा जा रहा है, कहाँ से खरीदा जा रहा है, खरीदारी में कौन सा प्रक्रिया हम प्रयोग में ला रहे हैं। तो यही प्रिंसिपल है खरीदारी का। अब है क्या कि जब हम किसी चीज, चाहे अपने लिए हो या पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, ऑफिस के लिए हो, संगठन के लिए, 4 चीज का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। क्या हमको खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। ये 4 चीज जैसे ही एनालाइज किया जाएगा तो हो सकता है गलती होने का कम संभावना है। ये प्लानिंग के समय जरूरत पड़ता है। अब देखिए, बहुत हम सिंपल चीज बता रहे हैं आसान तरीके से। अगर आप अपने घर के लिए खरीदारी कर रहे हैं, ऑफिस के लिए खरीदारी कर रहे हैं, तो मालिक कौन है? घर का मालिक आप हैं, क्योंकि पैसा आपका है। लेकिन कोई संगठन या कोई सरकारी कार्यालय या ग्राम पंचायत के लिए जो खरीद होता है, उस फंड का मालिक कौन है? जो फंड देता है, ठीक, फंड जो हमको देता है, जो पैसा हमको आवंटित करता है, तो मालिक वही हुआ। अपने घर के खरीदारी में हम कुछ गलती करते हैं तो हमसे कौन सवाल पूछ सकता है? क्योंकि मालिक हम हैं। गलती हुआ तो ठीक है, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन जहाँ से फंड आता है सरकार के पास से, तो सरकार आपसे पूछ सकती है कि हम जो फंड दिए, इसमें खर्च करने के लिए कितना दिए, क्या नियम से खर्च हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर दुरुपयोग हुआ तो वहाँ सजा का भी प्रावधान होता है। बहुत सारा बात है। इसलिए खरीदारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट बन जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ ध्यान रखने का ज़रूरत है। एक प्लानिंग हो गया, प्लानिंग करना है पहले, तब जाके सही खरीदारी होने की प्रबल संभावना बनती है। प्लानिंग हो गया, पैसा हमारे पास है, तो अब खरीदारी में क्या करेंगे? खरीदारी का तरीका बता दिया गया, गुड्स का है, वर्क्स का है, सर्विस का है। अब जो है खरीदारी में आपका देखिए, जो कोटेशन, ऑफिस में कोटेशन का क्या जरूरत है और घर के खरीदारी में कोटेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है। यहाँ सारा चीज वर्बली है और ऑफिशियली जब खरीदते हैं तो रिकॉर्ड के लिए हमें जरूरत है, प्रक्रिया के लिए। तो देखिए कैसे दोनों में अंतर है। और कोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या चीज होता है, क्यों ब्रांड का यूज नहीं करना चाहिए, अब हम इसको बता रहे हैं। जब आप कोई भी आपके जेब में 5,000 रुपया है या 10,000 रुपया है, अब आपका प्लान था कि अगले महीने जब हमको तनख्वाह मिलेगा तो उसमें से 10,000 रुपया हम आपने प्लानिंग किया कि मोबाइल के लिए हम रखे हैं, अगला महीना खरीदेंगे। आप अगल बगल दुकान, बाजार, सभी जगह सर्वे करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कौन कंपनी का मोबाइल आपने फिक्स किया। पहले बजट कितना है? 10,000।
तो 10,000 के अंदर में आप चाहिएगा कि अच्छा वाला क्वालिटी का मोबाइल, अच्छा कंपनी का हम लें, जो चले, अच्छा चले, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, जो अगल बगल आपके यहाँ जो मोबाइल का यूज करते हैं लोग, उनसे जानकारी लेते हैं पहला, या अलग अलग दुकान शोरूम में जाते हैं। फिर जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि हमको बेस्ट प्राइस में वो बढ़िया सामान हमको प्रयोग के लिए मिल रहा है, तब तक आप नहीं खरीदते हैं। ठीक, तो जब मान लीजिए आप तय कर लिए कि 10,000 में एक सैमसंग का M10 उदाहरण के लिए मॉडल हमको पसंद आ गया, अब हम यही लेंगे। तो एक दुकान में आप जाते हैं, बताता है कि ठीक है, इसका दाम हम 9,500 लेंगे। तो क्या पहला दुकान आप जाते हैं अपने घर के खरीदारी या निजी खरीदारी के लिए आंख मूंद के जो पैसा दिया लेते हैं, ऐसा जनरली नहीं करते हैं। फिर और भी दुकान जाते हैं, कोशिश करते हैं कि 2, 3, 4 दुकान जाएं, और जहां हमको सबसे कम दाम में मिलेगा तो हम उससे लेंगे। चीज एक है, दुकान अलग अलग सर्वे की, तो हम उससे लिए। और एक और उदाहरण देते हैं, अभी आम का सीजन है, आप तय किए अपने संबंधी के यहाँ हमको 10 किलो बढ़िया वाला मालदा आम लेना है। पहले आपका रिक्वायरमेंट जनरेट हो गया, आम खरीदना है। फिर कौन सा आम खरीदना है, तो मालदा खरीदना है। मालदा भी 2 क्वालिटी का होता है, लाल मालदा, दुधिया मालदा। तो दुधिया मालदा सबसे अच्छा है। तो देखिए स्पेसिफिकेशन तैयार हो रहा है आम का, आम में मालदा, मालदा में दुधिया मालदा। दुधिया मालदा भी कौन सा बढ़िया होगा, जो कम से कम एक आम 250 से 300 ग्राम का, तो उसका क्वालिटी अच्छा होगा। स्पेसिफिकेशन एक आम का बन गया। अब आप मार्केट में गए, आम के बाजार में वही आम, मालदा आम, दुधिया मालदा और 250 ग्राम का आम, एक बोल रहा है 50 रुपये किलो। तो क्या आप मूंद के आप गए कि भाई झोला में 10 किलो तेल दो? ऐसा कभी कोई नहीं करता। फिर बगल में जो दुधिया मालदा बोल रहा है, हाँ भाई तुम्हारा क्या रेट है, आम एक ही है, तो देखो 50 में दे रहा है, तुम कितना में दो? तो हम तुम्ही से लेंगे। तो बोला ठीक है, 50 में दे रहा है तो हम 48 में दे देंगे। 2 जगह सर्वे हो गया। फिर आप जाते हैं तीसरा जगह, बोल रहे देखो वो 48 में दे रहा है, 50 में दे रहा है, तुम कितना में दो? तो बोलेगा बाबू आड़त में देखिए 45 में खरीद किए हैं, 1 रुपया मुनाफा वाजिब है, बनता है, 1 रुपये मुनाफा पे हम आपको दे देंगे। तो 3 सर्वे किए, आपको अपना निजी खरीदारी करना था, आम का खरीदारी करना था, 3 जगह लिए। और अगर आप वो 2 दुकान नहीं घूमते तो क्या था, 50 रुपये किलो वाला उठा के लेके आ जाए, आपको 4 रुपये का बचत हुआ। इसी तरह जब ऑफिस के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो स्पेसिफिकेशन कैसे बनता है। अब जैसे कि पंप सेट लेना है ग्राम पंचायत के लिए, बजट दिया गया 20,000, तो 20,000 के अंदर का के दाम का पंप सेट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, तो ठीक है इतना हॉर्स पावर होगा। पंप सेट का तो यही स्पेसिफिकेशन होता है, इतना HP, इतना RMP, तो एक स्पेसिफिकेशन तैयार हो गया। अब पंप सेट बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, उषा है, किर्लोस्कर है, बहुत है, भारत है, 3-4 कंपनी है। तो पहले बजट देखे, बजट के हिसाब से स्पेसिफिकेशन हम तैयार किए। स्पेसिफिकेशन का मतलब हो गया कि जैसे हमको टेबल लेना है, टेबल तो गोदरेज का मिलता है, जुआरी का मिलता है, लोकल मिलता है बहुत सारा, लेकिन हमको चाहिए क्या, समझिए टेबल में 4 पैर होता है, 4 लेग चाहिए, उसमें दराज चाहिए कि नहीं, तो दराज चाहिए। टेबल का लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई क्या होगा वो चाहिए। टेबल
आयरन के फ्रेम का बना है कि नहीं, तो आयरन फ्रेम चाहिए, आयरन फ्रेम का क्या गेज है वो चाहिए, दराज में लॉक है कि नहीं वो चाहिए। इस तरह से स्पेसिफिकेशन तैयार होता है। क्या सामान चाहिए, उस सामान को लेकर के कि हमको 6x3 का टेबल है जिसमें 3 दराज है, फ्रेम लोहा का है और वुड बोर्ड का उसका ये होना चाहिए। आप गोदरेज के पास गए, तिवारी के पास गए और भी कंपनी गए, तो उस तरह के सामान का जो कंपनी बनाती है तो आपको उसका रेट बताया। गोदरेज बोला 8,000 में देंगे, तिवारी बोला इस तरह का सामान हम 8.5 में देंगे, और भी बढ़िया कंपनी बोला 9 में देंगे, लोकल वाला बोला हम क्या बोलते हैं 8 में दे देंगे, 7 में दे देंगे। लेकिन एक चीज़ और, उसका क्वालिटी ISO सर्टिफाइड या ISI जो क्वालिटी एजेंसी होता है, अलग अलग सामान का अलग अलग नंबर और मार्का होता है। तो बढ़िया के लिए कि ये ISO सर्टिफाइड हो या ISI का मार्का हो, तो ये सारा चीज ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह से ये टेबल का स्पेसिफिकेशन हुआ, पंप सेट में इतना RMP का हो, इतना हॉर्स पावर का हो, क्या बोलते हैं, तब हम क्या करेंगे, मार्केट निकलेंगे। हम सीधे बोलेंगे कि हम एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर स्पेसिफिकेशन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है और स्पेसिफिकेशन ढंग से नहीं समझ में आता है, तो जहाँ से रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ है वहाँ से स्पेसिफिकेशन को और उनके रिक्वायरमेंट को हम कोरिलेट करेंगे। उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या स्पेसिफिकेशन बन सकता है। नहीं तो अगर फिर भी समझ में नहीं आए, कोई क्रिटिकल आइटम है, तो उसके लिए हम अब एक्सपर्ट लेंगे, एक्सपर्ट की सलाह लेंगे और स्पेसिफिकेशन तैयार करवाएंगे, जो कि एक पैनल लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट हमारे पास होने चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम उनको असाइनमेंट बेस्ड हायर करके भी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन जो तैयार होता है, स्पेसिफिकेशन सर अभी बता रहे थे कि जहाँ जानकारी नहीं, पंप सेट मान लीजिए ग्राम पंचायत के लिए खरीदना है और पंप सेट के बारे में किसी को जानकारी दें, खाली पता है कि 20,000 फंड हमको आया है, उसमें 5 पंप सेट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। आप क्या समझ रहे हैं, दूध की खरीदारी? हाँ, खरीदारी ठीक है। देखिए, 2 चीजें हैं। सबसे बड़ी बात कि जो रिक्वायरमेंट जनरेट होता है, आप किसी ने लिखा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, मैं उसको एक क्लियरिटी देता हूँ कि हम कोई भी गुड्स की जब खरीदारी करते हैं, क्रैक करते हैं, तो उसमें किन किन बातों का हम ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखेंगे, ब्रांड का प्रमोशन नहीं करेंगे। इन्होंने पंप सेट का बताया, अगर पंपिंग सेट हो, क्योंकि पंचायत से को रिलेट करके ये चीज़ों को समझा रहे हैं, या फिर आपको चापाकल लगवाना हो, पंप सेट पंपिंग सेट खरीदना है, या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स खरीदने हैं जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट हों, या फिर कुछ ऐसे जो पंचायत से रिलेटेड चीज़ें हों, उन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए सपोज आपको एक वाटर प्यूरीफायर खरीदना है, RO, इस तरह का कोई भी चीज़ खरीदना हो, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसका स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। स्पेसिफिकेशन तैयार करने के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि हर प्रोक्योरमेंट बंदों को अपना एक रेट बैंक उसके पास होनी चाहिए। रेट बैंक क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि हम सबसे पहले मार्केट में जाते हैं और जो हमारे पास संभावित, जो हमारे प्लान में चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट को अपने आसपास के सारे मार्केट का सर्वे करने के बाद एक निश्चित कर लेते हैं कि इस सामान का ये एक संभावित रेट, एस्टिमेट रेट हो सकता है। ठीक है, उसमें हम सारे इनपुट्स डाल लेते हैं, उसकी क्वालिटी और सब कुछ उसके इनपुट्स हम तैयार कर लेते हैं। अगर कोई भी गुड्स हमें खरीदने होते हैं तो सबसे पहले हम एक एस्टिमेट बनाते हैं, तो ये रेट बैंक उसको एस्टिमेट बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब उसका स्पेसिफिकेशन तैयार करना होता है, तो स्पेसिफिकेशन आप उसका तैयार करते हैं
और उस पर कुछ टेक्निकल हम उसमें लिखते हैं एवोल्यूशन करने के लिए, कुछ टेक्निकल एवोल्यूशन पॉइंट्स हम डालते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें कोई भी सप्लायर को चुनने में मदद मिलती है। सपोज मान लीजिए कि हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को चेक करते हैं कोई भी सप्लायर का, कि भैया हम उसका टर्नओवर इतना होना चाहिए, पिछले 4 सालों में 5 सालों में उसने अच्छे काम किए हैं, उसका टर्नओवर इतना होना चाहिए। दूसरा है कि वो आदमी के पास या उस सप्लायर के पास ऐसे हमारे वर्क ऑर्डर होने चाहिए जो सेम सप्लाई किया हो, सेम क्वांटिटी में सप्लाई किया हो, उससे एवं क्वांटिटी हो, और उस लोकेलिटी में सप्लाई करने का उसके पास अनुभव होने चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको निश्चित रूप से किसी भी सप्लायर को चुनने में मदद करती हैं, जिससे कि वो पता चलता है कि वो सप्लायर कितना कॉम्पिटिटिव है। बहुत से हम क्रिटिकल आइटम में या बड़े इक्विपमेंट के खरीदने में हम उसकी बिड कैपेसिटी भी निकालते हैं। बिड कैपेसिटी कैसे निकलता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा अभी डिराइव करके आपको बताई जाएगी, ठीक है। सारे लोगों को ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो सबको समझ आ रहा है। रेट बैंक के बारे में बताया जा रहा था। अब देखिए, अब इसको ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि कोटेशन का जरूरत क्यों पड़ता है। तो कोटेशन का जरूरत अभी हम बता रहे थे कि आप अपने घर के लिए खरीदे, आम खरीद लिए, 3 दुकान गए, आम पहले तय कर लिए, जेब में पैसा देख लिए, तब तो खरीदारी कर पाए। उसमें थोड़ा बहुत गलती हुआ तो फंड आपका था, आप जिम्मेदार थे, आप मालिक हैं, बात खत्म हो गई। यही चीज़ अगर सरकारी खरीद होगा, उसका ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगा, रिकॉर्ड देखा जाएगा, तो 3 जगह जो आप भरवली दुकानदार से पूछे हमको सामान खरीदना है, यही चीज़ लिखित में लीजिएगा तो ऑफिशियल हो जाएगा। ऑफिस के रिकॉर्ड में, फाइल में वही कोटेशन का वही मतलब हो गया कि आपको किस स्पेसिफिकेशन, मतलब किस तरह का सामान चाहिए, वो लिखित में आपको रेट बताता है। 1 यूनिट का ये दाम है, अपने पैड पे लिख के देता है, तो ये कोटेशन का रूप हो जाता है। ये रिकॉर्ड में आ गया, फाइल में आ गया। फिर उसी तरह दूसरा दुकानदार उसी सामान का क्या दाम देता है, फिर जब 3 या 4 जगह से आप कोटेशन ले आते हैं तो सबका एक कंपेरिजन, मतलब तुलना करते हैं। तुलना में देखते हैं कि जो सबसे कम दाम का सामान है, ये रेट सबसे कम दिया है, उस दुकान से जा करके आप उसको खरीदते हैं। खरीदने के लिए भी आप एक लिखित छोटा सा ऑर्डर दे देते हैं दुकानदार के नाम से, फिर वो उसका सामान देता है और आपको बिल देता है। फिर उसका आप लोग एंट्री लेते हैं, अकाउंट्स में एंट्री आ जाता है, स्टॉक में एंट्री होता है, सारा सामान ठीक ठाक होता है, चेक होता है, तो फिर उसका भुगतान किया जाता है। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका अप्रूवल, यही सब तो ऑफिस में जरूरत पड़ता है। घर में एक जाके सामान गए खरीदने, लाए, जेब से पैसा दिए, सामान उठा के लाए, घर में अपना उसको सुरक्षित कर लिए और उसका प्रयोग किए। लेकिन जब ये ऑफिशियली जहाँ पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है, पब्लिक मनी होता है, तो वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन, यही सारा जो प्रक्रिया है, इसी को ट्रांसपेरेंसी भी बोला जाता है। कि अगर आप सही रिकॉर्ड नहीं किए, कम से कम इसी में कुछ नियम बताया गया। अब आपको नियम बताया जाएगा कि वैसा सामान जो 50,000 तक आपको खरीदना है। अब चूंकि आपने पहले अभी समझा कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है, कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है और उसका प्रोसेस क्या क्या है, अभी हम आपको VFR से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं।
तो अगर आप रूल नंबर 131 मतलब 131C देखते हैं तो उसमें थ्रेशोल्ड डिफाइंड किया गया है कि अप टू 50,000 तक अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए हम मार्केट सर्वे कर विदाउट कोटेशन भी हम सामान को खरीद सकते हैं। जैसे मार्केट में 3-4 दुकानों पे पूछा, उसका दाम और वो क्वालिटी देखी और सेम क्वालिटी सेम स्पेसिफिकेशन का जहाँ भी रेट हमें कम मिला हमने वहाँ से खरीद लिया। और उसमें BFR कहता है कि एक वर्ड है उसको हम एक वर्ड को लिखना पड़ता है जब भी आप उस कोटेशन को पास करते हैं। उसमें लिखा रहता है कि आई आफ्टर नाम आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दिस गुड्स परचेज्ड are of the requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a responsible price। अब यहाँ पे वर्ड आता है कि रिलायबल सप्लायर क्या होता है। ऐसे सप्लायर रिलायबल सप्लायर होते हैं जो जेन्युइन प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके पास जेन्युइन लाइसेंस होती है और वो एक जेन्युइन शॉप या वेंडर होते हैं। उनकी जेन्युइनिटी को आप ऑथराइजेशन लेटर के रूप में देख सकते हैं कि उनके पास वो सप्लाई करने के लिए एक कंपनी ने ऑथराइज किया है कि नहीं, जो माल उन्होंने लाए हैं उसमें GST वगैरह का उन्होंने पेमेंट किया है कि नहीं ढंग से, और उनके शॉप का लाइसेंस है कि नहीं। ठीक है, देखिए इस तरह की बहुत सी पब्लिक पैसा है और पब्लिक पैसा को हम एक पब्लिक और रिस्पॉन्सिबल वेंडर से ही खरीद सकते हैं। अब चोर मार्केट से जाके मोबाइल खरीद के ले आए वो सही तो होगा नहीं कि चोर मार्केट में मोबाइल जरूर सस्ता मिल जाएगा, हो सकता है डुप्लीकेट भी मिल जाए, बट अब अगर आप जेन्युइन सप्लायर से एक रिलायबल सप्लायर से कर दिएगा तो आपको वो चीज़ जेन्युइन चीज मिलेगा और जेन्युइन रेट पे मिलेगा, जिसकी गारंटी भी आपको एक जेन्युइनिटी की तरह कमर्शियल गारंटी और कमर्शियल वारंटी मिलेगा। ठीक है, ये 131C जो आपका BFR कहता है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग परचेज कर सकते हैं। दूसरा परचेज करने के लिए आपके पास 131D, ये सारे गुड्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 131D इसमें क्या है कि 50,000 से लेके 5 लाख तक के सामान का क्रय करने के लिए आपको एक लोकल परचेज कमेटी के थ्रू आपको परचेज करना होगा। लोकल परचेज कमेटी कौन बनाता है, कैसे बनता है? जो आपके विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे उनके नेतृत्व में 3 और से लेके 5 लोगों की एक कमेटी होती है जो मार्केट जाके मार्केट सर्वे करके सामान को खरीदती है। ठीक है, वो एक लोकल परचेज कमेटी कहलाती है। उनका रिकमेंडेशन, उन सार कमेटियों का रिकमेंडेशन उसके प्राइस पे, उसकी जेन्युइनिटी पे, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे वो एक सर्टिफाइड करते हैं। उसमें वो लोग लिखते हैं कि सर्टिफाइड दैट वी, मतलब हम सारे मिलकर तीनों या 3 से 5 लोगों का नाम रहेगा। Members of the purchase committee are jointly and individually satisfied that the goods recommended for the purchase as of the requisite specification and quality priced at the prevailing market rate and the supplier recommended in reliable and competent to supply of the good in क्वेश्चन। यहाँ भी एक रिलायबल सप्लायर की बात कही गई है। कभी भी हम ऐसे जगहों से सामान नहीं खरीदेंगे जिसका बैकग्राउंड या हिस्ट्री खराब हो। जैसे मान लीजिए वो कोई ब्लैक लिस्टेड पार्टी ना हो, कोई ऐसा अनजेन्युइन वर्क में ना पकड़ा गया हो। इस तरह के किसी भी सप्लायर से हम सप्लाई कुछ भी नहीं लेंगे। वो एक रिलायबल सप्लायर होना चाहिए, वो GST प्रॉपर भरना चाहिए। हम उसका बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं कि उसका एक वो बैलेंस शीट सही है कि नहीं है, वो कॉम्पिटेंट सप्लायर है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें हम उसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं और उसके बेस पे हम उसको टेक्निकली इवैल्यूएट भी कर सकते हैं।
लोकल परचेज कमेटी टेक्निकली एवेल्यूएट कर सकता है, मगर बहुत ही नॉमिनल टेक्निकल एवेल्यूएशन, जैसे कि उनका जीएसटी, पैन नंबर, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, या फिर जो भी हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसका आईएसआई सर्टिफिकेशन, उसका सीई सर्टिफिकेशन, उसका जो भी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेशन है वो देख सकते हैं। कंपनी ने आपको ऑथराइज सप्लायर दिया है कि नहीं दिया है वो चीज़ देख सकते हैं। आप वो सामान बेचने के लिए ऑथराइज हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफ द गवर्नमेंट से है कि नहीं है आपके पास, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम उसकी फिनेंशियल देख सकते हैं, जिसका फिनेंशियल कम हुआ उससे हम लोग सप्लाई ले सकते हैं। ये लोकल परचेज कमेटी की बात कही गई है। इसके आगे आती है रूल नंबर 131D में आपको ये सारा चीज़ समझाया गया है। आप कुछ ऐसे गवर्नमेंट के रूल भी हैं जिसके तहत आप डायरेक्ट मार्केट से बिना कोटेशन लिए भी खरीद सकते हैं, जिसमें अभी जेम है, पहले डीजीएसएनडी था, अब जेम के थ्रू खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका नाम है जेम का। इसकी ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे कि आप अमेजोन वगैरह से सामान खरीदते हैं उसी तरीके से इसमें भी जाके खरीद सकते हैं, जेम से भी खरीद सकते हैं। मगर जेम के लिए भी एक क्वेश्चन कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो जीएसटी में या जैसे पता चलेगा कि स्टेप ऑफ प्रोक्योरमेंट से पूछ रहा है, दूसरा वो जीएसटी के बारे में पूछ रहा है। देखिए जीएसटी को हम जानने के लिए, देखिए जीएसटी की क्या है कि सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ता है उसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो जीएसटी सर्टिफिकेट हम उससे ले लेते हैं। हम आपको जो भी चीज़ बताएंगे एक प्रोक्योरमेंट के व्यू से बताएंगे, फिनांस के व्यू से नहीं बताएंगे। आपको प्रोक्योरमेंट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट उससे लेने चाहिए, पैन कार्ड ले सकते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, उसका इनपुट और आउटपुट आप चेक नहीं कर सकते, वो आपका रिटर्न जो वो भरता है उस कंडीशन में हम उसको चेक कर सकते हैं। जीएसटी उसने भरा है कि नहीं भरा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम इसमें परचेज के समय में देखा जा सकता है, ठीक है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट स्टेप बाय स्टेप बताए, तो अभी पूरा एक स्टेप हम आप लोगों को एक पूरा स्टेप कंप्लीट बताते हैं कि सबसे पहले हम एक प्रोक्योरमेंट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं और उसके बाद फाइनलाइज क्या होता है। पूरा स्टेप से शुरू कीजिए, ठीक है। स्टेप फर्स्ट प्लान से प्लान देखिए, इसको आप लोग नोट भी कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। DFR में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, ये स्टेप प्रोक्योरमेंट का कैसे शुरू होगा। सबसे पहले पैसा, बजट से भी पहले नीड असेसमेंट, रिक्वायरमेंट, ठीक है। पहले जरूरत है, उस हिसाब से पैसा का अरेंजमेंट, सरकार से भी पैसा मांगा जाएगा या कहीं से भी घर में भी पैसा व्यवस्था करना होगा, तो पहले उसका जरूरत, तो उसके बाद पैसा, ये दोनों चीज़ आ जाएगा तो प्लानिंग करेंगे, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, किस समय खरीदना है, कौन से तरीका अपनाना है, कोटेशन लगेगा कि बिना कोटेशन का होगा कि टेंडर निकालेगा, उसका प्लानिंग होगा, ठीक। प्लानिंग के बाद हम जो प्लानिंग किए हैं तो सबसे पहले बिना कोटेशन का खरीद रहे हैं या कोटेशन के साथ खरीद रहे हैं या कमेटी खरीद रहा है कि हमको टेंडर में जाना पड़ेगा, ये चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेप सब है। अब अगर बिना कोटेशन का खरीद रहे हैं तो ठीक है, बताया गया कि 50,000 तक का सामान के लिए कोटेशन का जरूरत नहीं है बिहार नियमावली के हिसाब से। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि जिसको भी ये खरीदारी की जो ये खरीदारी करता है, ये क्या बोलते हैं,
उसको सर्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बिना कोटेशन का खरीद हुआ है लिखना कि पर्सनली जो खरीदार होता है वो अपना नाम, डिजिग्नेशन या जो भी अधिकारी पदाधिकारी हो वो लिखता है कि पर्सनल हम सेटिस्फाइड हैं, जिस रेट में लिए हैं, जिस दुकान से। कहने का मतलब कल वो सामान अगर गड़बड़ निकलता है तो उनकी वो जिम्मेदारी उनकी होगी, जिनके द्वारा ये सामान खरीदा गया है, ठीक। क्योंकि बिना कोटेशन के खरीद हुआ है, वो उनके समझदारी है कि हम जो जहाँ से लिए हैं ये सही रेट में सही सामान हमको मिला है। तो अगर बिना क्या बोलते हैं कमिटी खरीदती है 50,000 से 5 लाख के बीच, अगर कोई गुड्स या सामान की खरीदारी की जाती है तो वो कमिटी के द्वारा की जाती है, और कमिटी जो भी वो हेड होते हैं उनके द्वारा निर्माण किया जाता है कि ये 3 से 5 लोगों की कमेटी होगी, जिसको क्रय समिति बोला जाता है। और वो सारा क्रय समिति के मेंबर वहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे कि हम जो सामान खरीदे हैं, जो ज़रूरत के अनुसार लिए हैं, जो स्पेसिफिकेशन का सामान हमको चाहिए था उस स्पेसिफिकेशन का लिए हैं। मतलब एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें क्लिक करके देना होता, ताकि कल को अगर वो सामान में कुछ गड़बड़ी आया या पता चला कि 2 का 4 में खरीदा है तो जवाबदेही कमेटी का। तो ये हो गया 2 स्टेप। 3 इस हिसाब से भी खरीदारी हो गया। अब जो है बात हम करेंगे टेंडर का, निविदा जब निकालते हैं तो निविदा में सबसे पहले स्टेप होता है कि हम पहले बजट देख लिए, सामान का ज़रूरत देख लिए, सामान का क्वांटिटी, कितना सामान हमको चाहिए, कितना संख्या में चाहिए, ये सारा पहले तय करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं। इसको ऐसे समझिए, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाइएगा कि कोई भी विभाग में नौकरी का एडवर्टीजमेंट होता है, बिना एडवर्टीजमेंट के नौकरी मिलता है? नहीं मिलता है। पहले एडवर्टीजमेंट होता है इस विभाग में 10 अकाउंटेंट का जरूरत है, उसमें क्या क्या होगा, संख्या तय हो गया। अब इसको मिलाइए टेंडर से, सामान के खरीदारी से मिलाइए इस नौकरी के एडवर्टीजमेंट को, समझ में तुरंत आ जाएगा। यहाँ 10 अकाउंटेंट चाहिए, यहाँ 10 पंप सेट चाहिए, हमको बताना पड़ेगा टेंडर में हमको 10 पंप सेट चाहिए। यहाँ स्पेसिफिकेशन है कि अकाउंटेंट बीकॉम होना चाहिए, बहुत जगह कंडीशन है बीकॉम पास या बीकॉम में कम से कम 12 डिवीजन मार्क्स हो। तो यहाँ इसका स्पेसिफिकेशन होगा। पैसा तो हम नहीं बता सकते हैं कि 20,000 का पंप चाहिए, लेकिन इतना HP हो, इतना RMP हो, जो एक मशीन का स्पेसिफिकेशन यानी गुणवत्ता स्पेसिफिकेशन। आप इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आप मोबाइल में सर्च मारिएगा व्हाट इज स्पेसिफिकेशन, समझ में आ जाएगा। किसी भी सामान के का पूरा डिटेल उसमें रहता है, टीवी हो, मोबाइल हो, बिना स्पेसिफिकेशन के कोई सामान नहीं हो सकता। बल्कि आदमी का भी स्पेसिफिकेशन है, 2 नाक है, 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, आदमी का लंबाई है, बहुत सारा चीज़ है, बाल का रंग होता है। उसी तरह से हर एक सामान का अपना एक गुणवत्ता स्पेसिफिकेशन होता है। तो अकाउंटेंट इसी तरह टेंडर के पर निकालने के पहले क्या है, स्पेसिफिकेशन तैयार होगा, संख्या तय होगा, बजट का प्रोविजन होगा। इन्हें कि सामान खरीद लिया, पेमेंट के समय पता चल रहा है कि फंड में पैसा नहीं, मिस प्रोक्योरमेंट हो गया। उसी तरह नौकरी में जो निकलता है, अकाउंटेंट चाहिए 10, डिग्री बता दिया, उम्र कम से कम 30 साल एज पूरा। उसमें भी कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC का अलग अलग अपना कैटेगरी कर दिया। तो इधर अभी हम टेंडर में कुछ नियम और कानून लिखेंगे कि सामान हमको इस स्पेसिफिकेशन का लेना है, 10 लेना है, पहुंचाना है कि हम वहाँ पे जाके लाएंगे, सब क्लियर बताना पड़ेगा, तब ना आपको उसका भाड़ा आपको जोड़ करके बताएगा रेट।
आप बोल दीजिएगा, बाद में पता चलेगा फिर डिस्प्यूट होगा, बोलेगा आपने तो बोला ही नहीं कि पहुंचा के दीजिए, तो दुकान से आप आइए उठा के ले जाइए। ये सब चीज़ पहले क्लियर देखना होगा। फिर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर दिया गया अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, भाई आवेदन कीजिए। यहाँ भी टेंडर का एडवर्टीजमेंट होता है। अब है कि टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, उसमें टर्म कंडीशन रहता है। सामान का नाम, सामान का स्पेसिफिकेशन, सामान का संख्या, सामान को कहाँ डिलीवरी करके देना है और कितने दिन के भीतर देना है, सारा चीज़ आपको बताना है। बड़ा टेंडर है, ये हो गया सामान के बारे में। अब है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब अहार्ता। नौकरी में क्या है? अहार्ता। और यहाँ पे क्या है टेंडर में? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें लिखा हुआ है कि सप्लायर जो है जीएसटी रजिस्टर्ड है, ठीक। पंप सेट ले रहे हैं तो सप्लायर जो है आपूर्तिकर्ता वो किसी कंपनी का डीलर, तो प्रूफ के लिए डीलरशिप सर्टिफिकेट का कॉपी लगाइए। जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो प्रूफ के लिए रजिस्ट्रेशन का कॉपी दीजिए, टेंडर भरिएगा, जमा कीजिएगा उसके साथ। उसके बाद दो चीज़ हो गया, आपको लगता है कि और चीज़ मांगना चाहिए जिससे कि सही आदमी, सही दुकानदार और जेन्युइन आदमी अप्लाई करेगा। पता चलेगा कि आलू के दुकान वाला 10 गो पंप सेट का रेट कोट कर रहा है, मिठाई बेच रहा है 10 गो ये कर रहा है। जैसे आप जीएसटी में रजिस्टर किए पैसा हुआ, छट के आ गया कि जो रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद जो डीलर होगा यानी पंप सेट का डीलर, अब कोई दूसरा तो भर नहीं पाएगा, वहाँ बंधा गया। अब मार्केट में जितना पंप सेट बेचने वाले हैं उन्हीं में कंपटीशन होगा, वही रेट कोट करेंगे। अब बताइए, एक लिख रहे हैं कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप टाइप कीजिए तब हमको समझ में आएगा कि आपका क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि टेंडर और नौकरी के साथ कैसे कोरिलेट करें। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप उस चीज को लिख के बताइए। स्पेसिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है या टेंडर डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है, वो लगा लीजिए। कंसेप्ट इज नॉट क्लियर किस चीज में, वो एक्यूरेट वर्ड को आप लिखिए। खाली आप लिख दीजिएगा तो उससे समझ में नहीं आएगा। हाँ, आपके सामने अभी एसपीएम प्रोक्योरमेंट है। अगर कोई भी क्यूरी है और जो भी चीज़ है वो आपसे बात करेंगे। एक बार आप लोग माइक म्यूट रखिएगा। थोड़ा सा आज दिक्कत हो गया, यहाँ लाइट का थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है, इस वजह से ट्रेनिंग में दिक्कत असुविधा हो रहा है। अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसका फिर से क्लास हम करवा देंगे। बाकी आपको मटेरियल वगैरह से शेयर हो जाएगा। एक बार इनसे आप बात कर लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने जो जो समझा है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ये समझ गए कि प्रिक्योरमेंट क्या चीज़ होती है, प्रिक्योरमेंट है क्या एक्चुअल। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी प्रोसेस से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम लोग एक प्रोसेस और एक लॉ से खरीदते हैं, उसको हम लोग प्रिक्योरमेंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल और सरल भाषा में, एक लेमन की भाषा में समझिए कि प्रिक्योरमेंट एक ऐसी खरीद प्रक्रिया है जो कि हमारे डिफाइंड प्रोसेस के थ्रू हम उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग जो अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाइए। ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन का जवाब अभी आपको दे देता हूँ। ठीक है, पहले तो आप लोगों ने ये चीज़, अभी आप लोग 2 मिनट रुक जाइए सिर्फ। अब आप लोग जो भी क्रय प्रक्रिया है वो क्रय प्रक्रिया हर एक चीज़ के लिए, हर एक के लिए, जैसे 3 तरह की क्रय प्रक्रिया है। एक गुड्स है, एक वर्क्स है, एक सर्विसेज है। गुड्स में ही आपका नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज आता है, ये आप लोगों को भी बता दिया गया है। सिंपल सा चीज़ एक बताइए कि अगर आपको एक बुक की प्रिंटिंग करानी हो, आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि अगर एक बुक की प्रिंटिंग करानी हो तो वो प्रक्रिया क्या हो सकती है क्रय की।
वो किस प्रक्रिया के अंदर आएगा, गुड्स के अंदर आएगा, वर्क्स के अंदर आएगा, या सर्विसेज कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर में आएगा? किसी का अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया। गुड, स्टॉप, रुक जाइए। किशनगंज से लिख रहे हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज, और भी बाकी लोग लिख रहे हैं कि ये एक सर्विस है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट अभी तक लग रहा है क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, और मतलब कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है, वर्क्स क्या है। वर्क्स तो आप लोग समझ गए, कोई भी चीज़ों को बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, या फिर कंस्ट्रक्शन में उपयोग होने वाली कोई भी चीज़ों को काम करना, रिनोवेट करना किसी जगह को, किसी ऑफिस को, किसी पंचायत को रिनोवेट करना, वो सारे कंस्ट्रक्शन है। जैसे अभी हम लोगों ने पीएसबी बनाया, कंस्ट्रक्शन में आया, यानी वो वर्क्स है। ठीक है, गुड्स क्या होता है, जो भी हमें चीज़ें खरीदते हैं वो टेंजिबल दिख सके, वो चीज़ हमारे पास आए। ठीक है, अब हम क्या मोबाइल खरीदें, गुड्स, बाइक खरीदें, गुड्स, अगर हमने लैपटॉप खरीदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो दैट्स गुड्स। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है, और तीसरा चीज़ है सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज, जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो मान लीजिए सपोज कि हम पंचायत में कितनी जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या है उसका सर्वे करा रहे हैं कि उसमें एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, उसके लिए एक कंपनी हायर किया और उसने सर्विसेज किया, लाखों करोड़ों रुपए लग गए, मगर हमें क्या लास्ट में मिलता है? हमें मिलता है 4 पेपर। उस 4 पेपर में हमारे पास वो 4 पेपर आते हैं, उस 4 पेपर के अंदर में हम लेते हैं कि हमारे पास इतनी जनसंख्या है, ये सेंसेक्स है हमारे पंचायत का, इस पे एसटी इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, जनरल इतने हैं, XYZ इतने हैं, ये इतने हैं, वो इतने हैं, ये हम पता करते हैं। तो ऐसी चीजें का प्रिक्योरमेंट जब भी करते हैं तो वो कंसल्टिंग सर्विसेज के अंदर में आता है। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब देखिए, मैंने एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था आपसे कि गुड्स ये प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स, ये क्या है? देखिए, अगर हम बुक को प्रिंट करने से पहले उसका इलस्ट्रेशन बनाए, उसके पेज का ड्राफ्टिंग करें के लिए कोई एजेंसी तैयार कर लेते हैं। वो क्या करता है कि बुक्स के लिए हमें नॉलेज बैंक की तरह उसमें वो वर्ड्स डाले हैं और ड्राफ्टिंग किया, उसका इलस्ट्रेशन बना के हमें एक PDF फॉर्मेट में एक प्रिंटिंग मटेरियल के रूप में उसने मुझे दे दिया, आर्टवर्क जिसको कहते हैं। वो आर्टवर्क मुझे मिल गया। वो आर्टवर्क देने का सिर्फ उसको काम था, उसने 4 पेज का एक आर्टवर्क दिया जो कि हमारे प्रिंटिंग फॉर्मेट में एक आर्टवर्क के रूप में आ गया हमारे पास। वो एक कंसल्टेंट सर्विसेज होगा। मगर जब वो प्रिंटिंग के लिए जब हम सोचते हैं कि भैया हमको एक कंपनी चाहिए जो इस बुक को प्रिंट कर सके, तो जब वो प्रिंट करके हमारे पास एक बुक मिलता है, जब प्रिंट करने के बाद एक बुक मिलता है, वो बुक एक टेंजिबल चीज है, वो एक वस्तु के रूप में हमें मिलता है, दैट इज द गुड्स। वो हमारा गुड्स के श्रेणी में आता है। इसीलिए मैंने वो एक वर्ड आपको घुमा के पूछा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। तो प्रिंटिंग करना एक सर्विस टाइप का लग रहा है, प्रिंटिंग करना, बट प्रिंटिंग के बाद हमें क्या मिलता है? वो तिरछा लगा ही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो एक गुड्स ही होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को सबको समझ में आ गए। अब मैं फिर से पूछता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया है, सिंपल सा पूछता हूँ। पहले पंचायत के लिए आप सपोज कीजिए, आप पंचायत के लिए कुछ प्रिक्योरमेंट करने जा रहे हैं। अगर आपको खरीदना है लैपटॉप, तो लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप के लिए अब क्या होगा? ये गुड्स होगा, वर्क्स होगा या सर्विसेज? वेरी गुड, गुड्स। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये जो ऐसे लिखते हैं ना किशनगंज और ये वर्ड डाल के लिखते हैं ना, तो सो डैट मुझे भी पता चलता है कि कौन लिख रहा है। अदरवाइज फिर मुझे उसके नाम में जाके और उसको देखना पड़ता है कि वो कौन है, तो सो डैट वो ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, पूर्णिया, रोहतास ऐसे करके आप रोहतास आपने गलत लिखा, सर्विसेज नहीं है। ठीक है, लैपटॉप खरीदना
ठीक है, लैपटॉप खरीदकर वो हमारे पास एक वस्तु आ रही है, एक वो गुड्स के श्रेणी में आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और पूछता हूँ, ठीक है। आपके ऑफिस में मतलब पंचायत सरकार भवन में एक बाउंड्री लाइन का निर्माण करना है, ठीक है, 4 दीवारी का निर्माण करना है, ये किस में आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बॉक्स में आएगा, वेरी गुड। ये जो आपने पूर्णिया से लिखा डिस्ट्रिक्ट गुड्स, ये गलत है, तो बॉक्स में आएगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा मैं एक चीज और पूछता हूं आपके पास से कि सपोज हम नीड असेसमेंट कराना चाहते हैं पंचायत में कि कहाँ गली नली बना है और कहाँ गली नली नहीं बना है। ठीक है, जहाँ नहीं बना है वहाँ हम लोग बनाने के लिए इस तरह का कि नीड असेसमेंट करने के लिए एक कंपनी हमने रखा, वो एक एजेंसी ने वो सर्वे करके हमें बताया कि कहाँ नली गली बना है और कहाँ नली गली नहीं बना है। तो ये किस में आएगा? गुड्स में, सर्विसेज में या फिर वर्क्स में? कंसल्टेंसी। मधुबनी, एक मिनट आप लोग रुकिए, मधुबनी से कौन कौन लोग हैं जुड़े हुए? रणधीर वर्मा, रानू, ओके। रणधीर, आपका कुछ, आपने सारे लोगों ने अच्छे सबने सर्विस बताया, बट उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड बताया कंसल्टेंसी सर्विसेज, और एक किसी ने लिखा है क्या लिखा, मेट कुमारी, और पूरा नाम लिखिए, वो क्या होता है शॉर्ट में समझ नहीं आता, तो जो भी है कुमारी समथिंग जो है उन्होंने भी लिखा है कि कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो काफी ही अच्छा वर्ड है। ऐसे ही देखिए ये एक्चुअल वर्ड है कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब एक चीज आप बताइए, अब लास्ट में पूछता हूं आपसे कि हायरिंग ऑफ स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो गाड़ी है, हायरिंग ऑफ व्हीकल, एसी व्हीकल फॉर 3 days, ये किस में आएगा? ये सर्विसेज में, नॉन कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी या फिर आपका गुड्स वर्क्स, इसमें आएगा। वेरी गुड। ये इन्होंने रवि कुमार, नहीं सॉरी, सीमा SSM हमने काफी अच्छा आंसर बताया, नॉन कंसल्टेंसी में आएगा। ये एक नॉन कंसल्टेंसी, देखिए इसमें क्या है कि हमने जो गुड्स लिया उससे, व्हीकल लिया मगर कितने दिन के लिए, वो हायर किया, ठीक है, रेंटल पर्पस से हमने लिया, रेंट ए हाउस, हमने घर रेंट पे लिया, वो हमारा नहीं हुआ। जैसे बुक तो दे दिया आपने, हमने खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, वो हमने खरीद लिया, वो गुड्स में आ गए, बट वो गुड्स जो हमें फिर वापस हमने कर दिया, वो रेंटल पर्पस से हमने लिया, वो आ गए हमारे नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। वेरी गुड, नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में आ गया। अब जाके आप लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या कैटेगरी है। अब जब तक कैटेगरी समझ में नहीं आएगा आप परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोक्योरमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी डिफाइन करना पड़ता है। उस कैटेगरी के अनुसार हमारे यहाँ थ्रेशोल्ड बने हुए हैं बिहार में, या हर जगह एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है, उस थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंगली ही हम लोग कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने सबसे पहले वर्ड बताया था कि परचेज और प्रोक्योरमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, हर एक प्रोक्योरमेंट एक परचेज हो सकता है, बट हर एक परचेज एक प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परचेज तो कैसे भी गए, कुछ भी खरीद के कैसे भी चले आए, वो तो खरीद हो गया, खरीद के चले आए, बट एक प्रोसेस के थ्रू, एक लीगल लॉ और एक प्रोसेस के थ्रू हमने एक नहीं खरीदा हुआ सामान। जब भी कोई भी चीज हम एक प्रोसेस के थ्रू, एक लीगल लॉ के थ्रू खरीदते हैं, वो हमारा प्रोक्योरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आपको प्रोक्योरमेंट करना है।
अब आप आते हैं कि भैया हमको आप समझ गए कि आपका क्या वर्ड कौन सा चीज किस कैटेगरी में आता है। अब कैटेगरी आपने डिफाइन कर लिया, अब आपको वो चीज खरीदना है। सपोज कीजिए आप खरीदने जाते हैं कोई भी चीज, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, मार्केट को सर्वे करते हैं। मार्केट को सर्वे करने के बाद ही वो चीज को आप खरीद के लाते हैं। आप अपने घर के लिए आलू खरीदने जाते हैं, सपोज आप अपने घर के लिए गए कि भैया मुझे आलू खरीदना है, तो हम आलू खरीदने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, मंडी देखते हैं। आप कहीं से भी जाकर आलू नहीं खरीद लेते हैं क्या? आपको अगर 50 रुपए मिले हैं कि मुझे 50 रुपए में एक आलू खरीद के लाना है 5 किलो, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा बजट क्या है हमारे पास, उस बजट के अकॉर्डिंगली आप अपना सामान को खरीदते हैं। आपका स्पेसिफिकेशन ये होना चाहिए कि हमको एक फ्रेश आलू मिलना चाहिए। फ्रेश आलू के लिए आप सबसे पहले लोकल मार्केट को सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे किया तो आपने देखा कि ओ यहाँ तो काफ़ी महंगा है, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे बहुत सारे आलू की दुकानें हों, वहाँ से कर लेंगे। यानी कोई भी चीज़ एक कम्युनिटी प्रिक्योरमेंट या एक मार्केट प्लेस से हम खरीद सकेंगे, कम्युनिटी में जाके खरीदेंगे या मार्केट्स जहाँ पे कंपटीशन मिल सके और वैसे ओपन टू ऑल हो, हम कहीं से भी आलू खरीद सकें। ऐसा नहीं है कि हम आलू खरीदने गए वो एक पर्टिकुलर दुकान है उसी से हम आलू खरीदते, नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ओपन टू ऑल, हर जगह से हम खरीदने के लिए या हर वेंडर या हर सप्लायर देने के लिए स्वतंत्र हो, वैसे ही प्रिक्योरमेंट करना चाहिए। तो हम सबसे पहले जाते हैं मार्केट में, मार्केट को सर्वे करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा आलू बिकते हैं। हम गए वहाँ पे देखा वहाँ 10 से ज़्यादा दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, 50 दुकानें हैं, तो वहाँ में कंपटीशन मिल गया। कंपटीशन मिल गया तो जरूर है कि आलू वहाँ सस्ता मिलेगा। वहाँ से सस्ते आलू के हमने भाव देखे। भाव देखने से पहले हम देखेंगे कि वहाँ फ्रेश आलू, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम फ्रेश आलू लेना है, क्योंकि आपका स्पेसिफिकेशन एक फ्रेश आलू है। अब उसमें भी 2 तरह के आलू आते हैं, एक रेड आता है, एक वाइट आलू आता है। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या कहता है, मुझे उबाल के बनाना है, मुझे भुजिया खाना है उसका, या फिर मुझे उसके झूरी बना के खाने हैं, या क्या हमको बनाने हैं। एक्चुअल हमारे पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि उसकी सब्जी बनाने हैं, उसको सुखा के पापड़ बनाना है, तो उसको गीला करके हमको कुछ और भी आइटम्स बनाने हैं या चिप्स उसका बनाना है। उसके अनुसार आप बड़े छोटे मझले लाल उजले आलू का चयन करते हैं। आप उस तरह के अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने आलू का चयन कर लिया। उसके बाद आपने दुकानें 3, 4, 5, 6 दुकानें आपने देख ली। अब उस 6 दुकान से आपने कोटेशन लिया। कोटेशन लिया मतलब आपने रेट पूछा, भैया अब बताओ आपका रेट क्या है। तो उसने बोला, किसी ने कि भैया हम तो 50 में देंगे, किसी ने कहा हमें 25 में देंगे, किसी ने कहा हम 100 में देंगे। इस तरह से आपको रेट मिल गया। अब रेट मिलने के बाद आप अपना बजट देखते हैं कि मेरे पास कितने बजट है। आपने देखा बजट मेरे पास 50 रुपए का बजट है, क्योंकि आप घर से 50 रुपए लेके निकले हैं, तो आपके पास बजट 50 रुपए है। उसी तरह आपने उस कार्य के लिए आपके पास जो भी बजट अलॉटेड किया गया है, अलॉटेड जो भी है, वो अलॉटेड मनी आपके पास कितने हैं, वो अलॉटेड मनी आपने देख लिया कि मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं। उस अवेलेबिलिटी के अनुसार आपने मार्केट से बेस्ट प्राइस लिया कि भैया अब बताओ। तो किसी ने 25 दिया था, किसी ने 50 दिया था, किसी ने 45 दिया था, किसी ने 40 दिया था। वो बेस्ट आलू जो रेड या वाइट वाला उस साइज में, जो साइज हमें लेने थे उस साइज में हमारे पास बेस्ट रेट सपोज 25 रुपए है, तो हमने वो 25 रुपए का आलू ले लिया। अब ये आलू लेने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। कोई भी गुड्स को लेने के बाद हम उसको पहले रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि भैया हमें रिक्वेस्टाइड क्वालिटी का सामान मिला नहीं मिला। मिलने के बाद हाँ, मुझे जो मैंने आलू मांगे थे वो आलू मुझे मिल गए, मुझे रिसीव हो गया। अब उस अगेंस्ट में हम उसको पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद ही हमारा प्रिक्योरमेंट का कहानी खत्म नहीं होता कि पेमेंट कर दिया बात खत्म। उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी हमें चक्कर है, ट्रांसपोर्ट करके वो हमारे घर तक आ जाए। ठीक है,
तो हम कई जगहों पे अगर हम खुद जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा आ गया, अगर हमें ज़्यादा है तो हम उससे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमें 1 किलो के बजाय अगर वही हमको 200 किलो लेने होते हैं तो बोलते हैं भैया ठेला भाड़ा भी तुम्हें देना है, उसके साथ मुझे रेट दो ठेला भाड़ा के साथ। तो हम पूछते हैं कि FOC, ठीक है, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेट जो है हमारा वो उसमें इंक्लूड करके आप मुझे बताइए कि क्या फ्रेट उसका आता है, हमें पहुंचाकर, ठीक है, एट द डेस्टिनेशन आप मुझे रेट बताइए, उस रेट के अनुसार वो मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, मेरा मटेरियल मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, उस क्वालिटी का, उस एकदम सही क्वालिटी में सही चीज, बिना टूटे, बिना फूटे, बिना सड़े, बिना गले, वो सामान मेरे पास पहुंच गया। 10 मिनट का ब्रेक नहीं, मेरा सेशन अब खत्म होने वाला है, मैं आप लोग को ब्रेक दे दूंगा, बस 5 मिनट 10 मिनट आप लोग सुन लीजिए। काफ़ी चैट आ रहा था, इस वजह से मुझे आगे बैठना पड़ा, ठीक है। आप लोगों को प्रोसेस समझना था तो मैं प्रोसेस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वो जब हमारे घर पहुँच जाता है हम पेमेंट कर देते हैं, वहाँ से सामान का वो खराब नहीं होता, उसका यूसी देना पड़ता है, ठीक है, यूजेज। अब क्या हुआ कि भैया हमने 50 किलो आलू, 10 किलो, 5 किलो जो भी घर के लिए करते हैं, वो हम कहाँ रखते हैं, किसी स्टोर में रखते हैं, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं, स्टोर बुक बनाते हैं, उसको वेयर हाउसिंग करते हैं। हाँ, टेंडर रिलेटेड आते हैं, सब कुछ आता है, टेंडर वेंडर सब कुछ बताते हैं, ठीक है। जब हम वो किसी भी जगह पे पहुंचते हैं, जब वो आलू पहुंच गया हमारे पास, यानी मटेरियल हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हो गया, तो हम उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसको आउट करते हैं, इन एंड आउट, LIFO FIFO जो भी मेथड आप यूज करना चाहें उस मेथड से आप उसको आउट करते हैं। अब आप पूछिएगा LIFO FIFO क्या है, तो काफ़ी ये सब भी वेयर हाउसिंग है, असाइनमेंट है, काफ़ी चीज़ें होती हैं प्रिक्योरमेंट में, जो एक सेशन में कवर करना काफ़ी बड़ी, मतलब बहुत बड़ा चीज़ है, एक सेशन में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर भी आप जो भी मेथड है आप इसको स्टोर करके आगे बढ़ाइए, और उसका जैसे जैसे वो खर्चा हो जा रहा है उसको आप उसका यूसी दीजिए, और यूसी देने के बाद आपका मोटा मोटी स्क्रैपिंग कर दीजिए। अगर यूजेस खत्म हो गया या टूट फूट गया, स्क्रैप करके तब जाके ये कहानी खत्म होगा। कई बार लोग कहता है कि बायबैक ऑफर में कुछ आलू हमारे ख़राब हो गए हैं सपोज, तो हम ऐसे चाहेंगे भैया हमको फ्रेश दे दो, और ये मेरे जो अजीब से हैं इसको ले जाओ, आप इसको मान लीजिए सपोज टमाटर खरीदा है, आप इसको सॉस बनाने के लिए ले जाओ, या फिर जो इस तरह का बायबैक ऑफर में भी हम लोग कभी कभी चीज़ें वो करते हैं। वो बायबैक ऑफर भी आप अगर चाहें तो मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा कि बायबैक ऑफर कैसे होता है। देखिए, सेशन में प्रिक्योरमेंट सेशन में हम आपको इन टू इंड प्रोसेस जब तक नहीं कराते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग में बैठा के इन टू इंड प्रोसेस कराना पड़ता है, तो जाके चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि BFR जो हमारा बाइबल है, इसके लिए हमारे गीता है और हमारा कुरान है, सब कुछ यही है, ठीक है। BFR, इसके साथ साथ कुछ और भी बुक्स हैं जो कि हमें पढ़ने काफ़ी ज़रूरत है, ज़रूरी है। ये सारे बुक्स जो हैं अगर आप इनको भी पढ़ते हैं, जानते हैं, तो काफ़ी सही होगा। इसका कारण क्या है कि ये आपको, ये बुक्स जो हैं ये आपको एक बेस्ट प्रिक्योरमेंट मैन बनाने में आपकी सहायता करते हैं। सबसे पहले आप बुक का नाम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। ये सारे बुक्स भी BFR के अलावा, BFR तो आपको पढ़ना है, बिहार फिनेंशियल रूल 2005, और इसका जो भी अपडेशन आता है, ठीक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसके साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा बुक है जो हर इंसान को पढ़ना चाहिए। इसमें आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम जब क्रैक करते हैं तो हमें यही पता नहीं होता है क्या उनके पास क्या पावर है, क्या पावर है। मान लीजिए किसी के पास 25,000 का पावर है, उसने 50,000 का क्रैक कर रखा है, तो वो कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो हमको फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये बुक्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको पढ़ना जरूरी है। बिहार फिनेंशियल रूल 1 एंड 2, बिहार ट्रेजरी कोड 2011, बिहार बजट मैनुअल्स,
बिहार स्टेशनरी मैनुअल, इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स, सेंट्रल जीएसटी एंड बिहार जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2070 आप ले सकते हैं और उसके साथ बिहार जीएसटी एक्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, प्रोविजन रिलेटेड टू सीएजी ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मैंने इसलिए बताया आपको कि यह 1908 में लिखी गई थी, इसका संशोधन बार बार होता रहा है। इस पे हर प्रोक्योरमेंट के अंदर में ना कुछ कुछ डिसीजन आते रहते हैं, उस डिसीजन के अगेंस्ट में रूल बनते रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कोई प्रक्रिया किया और उसमें किसी ने चैलेंज कर दिया कोर्ट पे, तो कोर्ट में चैलेंज करने के बाद मैं एक बार और नाम बता देता हूँ बुक्स का सारा। इस टोटल 15 बुक्स हैं, वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो ये ना ये क्या होते हैं कि उस पर समय समय पे आपके डिसीजन आते रहते हैं, जजमेंट आता रहता है, उस जजमेंट के अगेंस्ट में लॉ बनते रहते हैं, तो वो आपको जानना जरूरी है। एक बेस्ट प्रोक्योरमेंट मैन बनने के लिए आपको ये बहुत जरूरी है इन सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मतलब 1881, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें सीबीसी गाइडलाइन लिख लीजिए और एमएसएमई गाइडलाइन, ठीक है। पहला मैं बता रहा हूँ कि सीबीसी गाइडलाइन लिख लीजिए, एमएसएमई गाइडलाइन, ये दोनों गाइडलाइन भी पढ़ना काफ़ी जरूरी है। सेंट्रल बिजनेस कम्युनिटी गाइडलाइन आपको हर प्रोक्योरमेंट में क्या उसका, आप मान लीजिए बैलेंस शीट मांग रहे हैं कि भाई उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, वो सारा कुछ उसमें डिफाइंड है कि 80% से कम नहीं होना चाहिए, 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने 1 लाख के लिए सामान दे, तो किसी का टर्नओवर ऐसा नहीं है कि आप खोज देंगे तो उसका 10,000 टर्नओवर हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। 10,000 का टर्नओवर वाला 1 लाख का सप्लाई कभी कर ही नहीं सकता, और उससे हम मांग लें 10 लाख का टर्नओवर, वो भी हमारे सही नहीं। बट वर्ल्ड बैंक का अगर हम गाइडलाइन यूज करते हैं तो हम 10 गुना 15 गुना तक मांग सकते हैं। बट इसमें क्या कहता है कि बीएफआर और सीबीसी गाइडलाइन कहता है कि हम उसको उसके विद इन लिमिट 80% और 100% के बीच ही रखेंगे। इस तरह से तो आप पहले लिख लीजिए, पहला सीबीसी गाइडलाइन, एमएसएमई गाइडलाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिहार फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 1 एंड 2, बिहार ट्रेजरी कोड 2011, बिहार बजट मैनुअल्स, बिहार स्टेशनरी मैनुअल, इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2070 एंड बिहार जीएसटी एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, प्रोविजन रिलेटेड टू सीएजी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और इम्पोर्टेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर जो भी निकलते हैं, बजट्स जो भी निकलते हैं, सर्कुलर, ऑर्डर, नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के और आपके बिहार गवर्नमेंट के समय समय पे, वो सारे आपको पता होना चाहिए अगर रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट निकलता है तो। अगर किसी को कोई बुक, आप बहुत लोग लिख रहा है प्लीज रिपीट बुक नेम, तो अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो मैं लास्ट बार पढ़ दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको फिर आपको अपने पीडीएफ में उसमें डाल के शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। इसमें आप सीबीसी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, एमएसएमई गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिहार फाइनेंशियल रूल वॉल्यूम 1 एंड 2, बिहार ट्रेजरी कोड 2011, बिहार बजट मैनुअल, बिहार स्टेशनरी मैनुअल, इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 एंड बिहार जीएसटी एक्ट। एक ही बुक है जो सेंट्रल जीएसटी और बिहार जीएसटी के साथ आती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, प्रोविजन रिलेटेड टू सीएजी ऑफ इंडिया,
इम्पोर्टेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर जितने भी आते हों वो आपको एकदम से पता होने चाहिए कि जो भी रूल बनते हैं उसके ऊपर अमेंडमेंट आते रहते हैं। वो अमेंडमेंट सर्कुलर, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन के रूप में निकलते रहते हैं। आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेशन एक्ट 1881, सीबीसी गाइडलाइन और एमएसएमई गाइडलाइन। ठीक है, हाँ ठीक है, आपको मैं ये सेंड कर दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, तो ये सारे बुक्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। मैं जल्दी में जाते जाते आपको 2-4 चीज़ें और बता के जाता हूँ कि जो भी गुड्स का हम प्रिपेयरमेंट बीएफआर करते हैं तो उसमें भी बीएफआर में 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, 2-3 थ्रेशोल्ड दिया गया है इसमें। उन थ्रेशोल्ड से आप कर सकते हैं इजीली वे में। पहला थ्रेशोल्ड है आपका कि विदाउट परचेज कमिटी और विदाउट टेकिंग एनी कोटेशन फ्रॉम द सप्लायर 50,000 से नीचे अगर कोई भी गुड्स आपको खरीदना है तो रूल नंबर 131C कहता है बीएफआर वॉल्यूम 1 का, जिससे आप मार्केट सर्वे कर अपना डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं चीज़ों को। मगर उसमें आपको एक वर्ड है वो जरूर डालना होगा। वो हमारे प्रेजेंटेशन में आपको जब मिलेगा तो उसमें वो वर्ड डाला रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में करके। वो वर्ड मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सपोज अगर आप अपना नाम उसमें लिखना पड़ता है, जैसे मेरा नाम जयदेव सिन्हा है तो मैं लिखूंगा आई जयदेव सिन्हा personally satisfied that these goods purchased are for the requisite quality and specification and has been purchased from a reliable supplier at a responsible price. Reasonable price को निकालना, कैसे निकाला जाता है रीजनेबल प्राइस, या आपको L1 कैसे निकाला जाता है वो अभी हमारे कलीग ने आपको बढ़िया से समझाया कि L1 किसको कहते हैं, लोएस्ट किसको कहते हैं, लोएस्ट कैसे निकाला जाता है। रिस्पॉन्सिबल वेंडर पहले रिस्पॉन्सिव है कि नहीं वो कोटेशन, उसके बाद रिस्पॉन्सिव कोटेशन में जिनका प्राइस सब्सिक्वेंटली लो होता है उनको ही हम L1 वेंडर कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है 131D कहता है कि हम लोग 50,000 से लेके 5 लाख तक का कोई भी अगर सामान खरीदना होता है, ठीक है, तो हम उसको लोकल परचेज कमेटी बना के खरीद सकते हैं। लोकल परचेज कमेटी कैसे बनता है? लोकल परचेज कमेटी हमारे विभाग के जो विभागाध्यक्ष रहेंगे वो किन्हीं 3 या 5 आदमी को नामित करते हैं कि वो मार्केट सर्वे कर कोटेशन प्राप्त कर वो कोटेशन ले आए, जिसको अप्रूवल में आता है। वो अप्रूव्ड होने के बाद वो फिर सामान को हम लोग खरीद सकते हैं। उसमें भी एक सर्टिफिकेशन होता है, उसको भी सर्टिफाई करना पड़ता है। जो भी लोकल परचेज कमेटी होती है वो 3 या 3 से 5 जो भी लोग होते हैं उसमें साइन करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए आप लोग पंचायत के लिए खरीदने जा रहे हैं, इसलिए मुखिया जी को, सचिव, उसके वार्ड मेंबर्स, ये सारे उस कमेटी के मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर रखिए। अगर आप लोग अब कभी भी पास कराते हैं कोशिश कीजिए कि 3, 5, 7 ऐसे मेंबर आपके पास रहें। सिंपल सी बात है, आप लोग सारे अभी नए हैं, कुछ लोग फोन पे भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं बातों को। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाते हैं और वो एक रीजनेबल हमारे जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली होता है, हमेशा एक लाइन ओपन रखना चाहिए कि हमारे मान लीजिए 3 लोगों का मेंबर बनाना है, 3 से 5 लोकल कमेटी मेंबर बनाना है सपोज, तो हमने उसमें एक लाइन डाल दिया कि ऐसे और भी मेंबर को जोड़ा जा सकता है जो कि इनसे रिलेटेड क्रय या ऐसे रिलेटेड रिक्वेजिशन के लिए उत्तरदायी हों।
मतलब हम सपोज हम वार्ड मेंबर को परचेज करना, अगर आपको कुछ भी खरीदना है उसमें 5 ही लोगों को हम मैक्सिमम लोकल परचेज कमेटी में रख सकते हैं, मिनिमम 3 लोगों को रख सकते हैं। तो उसमें क्या किया हमने, सचिव को रख लिया, मुखिया को रख लिया, वार्ड मेंबर्स को रख लिया, उसमें एक से ज़्यादा वार्ड मेंबर्स को रख लिया। इससे क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ आएगी तो आपके पास मैक्सिमम मेंबर्स होंगे जो उस चीज़ की सत्यता को और आपके क्रय को पारदर्शी बनाने में आपका सहयोग कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम मेंबर रखना काफ़ी ज़रूरत होता है। अभी अगर आप लोग, हम 131D की बात कर रहे थे, 131D में आप लोग को 50,000 से लेके 5 लाख तक का क्रय किसी भी लोकल परचेज कमेटी के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि एक हम लोग 131H की बात करते हैं, तो E से लेके H तक में आप जेम से कर सकते हैं, पहले डीजे सैंडी से कर सकते थे, बट डीजे सैंडी को बंद कर दिया गया। अब आप उसमें जेम से कर सकते हैं। एक जेम को नया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसके लिए एक अलग से क्लासेस चलती हैं। जेम के लिए आपको 3 दिन का क्लासेस अलग से चलती हैं, वो एक सेशन में बताना काफ़ी कठिन है। ठीक है, जेम में हम गुड्स, सर्विसेज, यूनिवर्सिटी, कंसल्टेंसी, हर तरह के प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ उसमें कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरह बनाया हुआ एक पोर्टल है, जैसे अमेजन वगैरह के थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ये लगभग वैसा ही परचेज है, बस इसमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, बजट की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें इसमें डालने पड़ते हैं। ठीक है, और आपके पास इसमें कोई भी चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं, इसमें रीबिडिंग कर सकते हैं आप, इसमें ई बिडिंग के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, रिवर्स बिडिंग के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसमें 3-4 तरह से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका अलग अलग थ्रेशोल्ड है। 25,000 तक कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप 5 लाख, पहले 30 लाख था, अब इसको घटा के 5 लाख कर दिया है। 5 लाख तक के लिए आप ई बिडिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर रिवर्स बिडिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप जेम के थ्रू भी कर सकते हैं। जेम में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा ये टॉपिक है जेम, और जेम को आपको ऐसे हम समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, जब तक पोर्टल खोल के और एक एक चीज़ों को हम नहीं समझाएंगे जेम के बारे में, वो आपको अभी ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। आप लोग काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, जेम के बारे में जानना चाहते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब एक सेशन में हम इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जेम का एक अलग सा प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों को मैं भेज दूं, सो डैट कि आप लोगों को जेम के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज हो जाए कि एटलीस्ट कैसे जेम चलता है, कैसे सर्च करते हैं, कैसे उसमें से क्रैक करते हैं, और कैसे फिर उसके बाद हम उसका रेट लेते हैं, फिर उसके बाद क्रैक करते हैं, कौन सा बिट को अप्रूव करते हैं, किसको फिर L1 कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें लगभग कवर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे उसके ऊपर बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि टेंडर क्या होता है। देखिए, टेंडर, डायरेक्ट टेंडर तो वर्ल्ड बैंक में इलीगल वर्ड है, बट नहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह इलीगल है, इलीगल वर्ड। टेंडर क्या होता है, देखिए आप लोग समझिए, एक बिडिंग प्रोसेस, ठीक है, जब हम वाइड रेंज में करते हैं, 5 लाख से हमारा ऊपर जो भी बिडिंग करते हैं, ठीक है, हम उसके लिए NIT निकालते हैं। ठीक है, NIT निकालते हैं। NIT के थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। उस खरीद की प्रक्रिया के लिए हम एक क्यूरेशन क्राइटेरिया बनाते हैं, उसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल 2 तरह के टेंडर हम मांगते हैं। ठीक है, 2 तरह के हम उनसे बिड में 2 तरह की चीज़ें मांगते हैं, जिसमें फाइनेंशियल वो अपना प्रपोजल दे और वो अपना टेक्निकल प्रपोजल दे। तो टेक्निकल प्रपोजल में हम लोग बेसिकली उनका जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है वो सारा चेक करते हैं, और हमारा जो भी सामान रहता है, जो गुड्स या जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, उनका स्पेसिफिकेशंस, उनके सर्टिफिकेशंस, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ISI है कि नहीं, उसमें क्या सर्टिफिकेट है, EC है कि नहीं, EC है कि नहीं, बहुत तरह की सर्टिफिकेशन होती है, वो सारे सर्टिफिकेशंस देखते हैं, उनका स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, कितना रैम चाहिए, इतना ये हमको प्रोसेसर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें हम उसमें मांगते हैं। ठीक है, वो सारे टेक्निकल का पार्ट होता है, और फाइनेंशियल फिर हम उसका ब्रेकअप वाइज फाइनेंशियल मांगते हैं।
फिर ब्रेकअप बताओ कि भैया हमारा लैपटॉप का प्राइस क्या होगा और उसमें चार्जर का प्राइस क्या होगा, कंबाइंड प्राइसेस क्या होंगे, उसमें टैक्स सिस्टम कितना लोगे और तुम्हारा फ्री ऑफ डिलीवरी जो तुम करते हो हमारे डेस्टिनेशन तक, एट द डेस्टिनेशन तक, वो तुम्हारा उसमें तुम्हारा टोटल पैसा क्या आएगा, जो तुम्हारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या आएंगे, इस तरह की सभी उसमें फिर हम लोग बेस्ट रेट जो होता है टेक्निकली में जो क्वालिफाई करता है, हम लोग एक मार्किंग क्राइटेरिया बना लेते हैं कि भैया हमने 70% से जो आएगा ऊपर, कुछ उसमें हम लोग रहता है कि भैया ये हमको कंपल्सरी चाहिए। मान लो सपोज एक लैपटॉप ही खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, तो हम ये कहते हैं कि हमको 5 GB कंपल्सरी चाहिए, या वो बंदे का टर्नओवर कम से कम 2 लाख होना चाहिए, कम से कम एवरेज टर्नओवर 3 साल का सपोज 2 लाख होना चाहिए। तो कुछ का हम लोग कंपल्सरी भी मांगते हैं भैया मैंडेटरी हमारा ये है रिक्वायरमेंट, इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में अगर आप पास हो गए तभी हम आपको आपका टेक्निकली इवेल्युएट करेंगे। मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट था उसमें पास हो गया, आप टेक्निकली इवेल्युएट करने लगे, उसमें हमने डाल दिया कि 70% हमको या 80% मार्क्स चाहिए, उसमें जो 80% मार्क्स आता है वो सारे हमारे पास हो गए। अब उन सारे जो भी पास हो गए, जो वही जो पास होते हैं उनको हम रिस्पॉन्सिव वेंडर कहते हैं। वो रिस्पॉन्सिव वेंडर जब हमको मिल गए, अब वो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखने के रिस्पॉन्सिबल वेंडर कम से कम हमारे 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंगल भी रिस्पॉन्सिबल वेंडर होता है तो चल जाता है, बट इसमें क्या है कि VFR में हम लोग सिंगली हम लोग भी उसको कहते हैं कि भैया सिंगल भी नहीं हो, उसमें कम से कम 2-3 से एक्स्ट्रा हमारे रिस्पॉन्सिव वेंडर आ जाए। अब रिस्पॉन्सिव वेंडर हमें मिल गए, तो रिस्पॉन्सिव वेंडर को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उनका फिनेंशियल खोलते हैं, उन्हीं का फिनेंशियल खोलेंगे, बाकी और किसी का नहीं खोलेंगे। बात समझ में आ रही है? बाकी हम किसी भी बंदों का फिनेंशियल नहीं खोलेंगे, ओनली उन्हीं का फिनेंशियल खोलेंगे जो कि हमारे रिस्पॉन्सिव हो, उनका हम फिनेंशियल खोलेंगे और उसमें जो लोएस्ट वेंडर होगा उसको ही हम अवार्ड करेंगे, मतलब उनके साथ ही लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब चीज़ हम आपको आलू या प्याज जो भी हम खरीदने के अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, हमने पहले पूछा था कि जो हमारे बेस्ट हमारे अनुसार आलू हमारे इतना ही बड़ा होना चाहिए, लाल रंग होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, वो सबसे पहले हम ढूंढते हैं, तब बेस्ट रेट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे दाने बराबर भी आलू हैं तो भैया वो तो 40 रुपये मिला वही ले लो, ऐसा नहीं करते हैं। हम अपने जो साइज के अनुसार है तो सब कुछ चेक करने के बाद ही रेट हम उसका लास्ट में पूछते हैं भैया रेट खोलते हैं, फिर उस रेट का कंपेरिजन करते हैं और तब हम सामान को क्रय करते हैं, ठीक है। यह हमारा फाइनल एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में आप हमेशा याद रखिए क्रय समिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत तरह की समितियां इसमें काम करती है। पहले तो टेंडर कमेटी बनती है, वो कमेटी बनाती है, टेंडर को बनाती है कि हमने जो बिड निकालने हैं वो बिड बनाती है वो कमेटी, फिर वो अप्रूवल में जाता है, अप्रूव हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसको पब्लिश करते हैं, उसको पब्लिश करके विभिन्न न्यूज़पेपर्स में डालते हैं, उसमें हम NIC के वेबसाइट्स वगैरह पे भी डालते हैं और हमारे कलकत्ता के भी NIC वेबसाइट पे उसको हम लोग डालते हैं, ठीक है। वहाँ से जब उसमें एक टाइम लिमिट दिया जाता है, 4 वीक से कम उनका समय नहीं रखना चाहिए, तो 4 वीक से ज़्यादा का हम समय दे के उनसे करते हैं। अगर हम बीच में प्री बिड रखते हैं तो प्री बिड जो होना चाहिए 10 दिन का और 15 दिन से ज़्यादा मतलब मीट नहीं होना चाहिए, और प्री बिड के बाद 4 वीक का टाइम होना चाहिए। प्री बिड करते हैं, जो भी उसमें सजेशंस आते हैं अगर वो इनकॉर्पोरेट करने लायक हैं वो हमारे टेक्निकल समिति उसको पास करती है, फिर उस टेक्निकल समिति पास होने के बाद प्री बिड को हम लोग उस बिड में ऐड करते हैं, अमेंड करके फिर उसके बाद हम उसका अमेंडमेंट और बिड प्रकाशित करते हैं, और फिर उसका डेट अगर हमको रिवाइज करने की जरूरत हो 4 वीक से कम है तो हम लोग उसको फिर 4 वीक का करते हैं, ठीक है। फिर बिड रिसीव होता है, हमें जब फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड रिसीव होता है तो हम उसको ओपनिंग करते हैं, तो उसमें इवोल्यूशन कमेटी हमारा क्रय समिति जो होता है उसको ओपन करता है। ओपन करने के बाद जितने भी उन सारे कमेटियों का नाम बता रहे हैं, परचेज कमेटी,
में 5 से 7 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 5 मेंबर होने चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये सारी समितियाँ इसका एवल्यूशन करती हैं। पहले तो ओपन करती हैं, ओपन करने के बाद उसका इवोल्यूशन कमेटी उसका इवोल्यूशन करती है। इवोल्यूशन करने के बाद उसका हम लोग इवोल्यूशन को प्रकाशित करते हैं, सबको बताते हैं कि भैया आप पास हुए हैं, आप फेल हुए हैं, आपने इतना मार्क्स ऑब्टेन किया, आपने उतना मार्क्स ऑब्टेन किया, सारे रिजल्ट को हम आउट करते हैं। रिजल्ट आउट करने के बाद हम एक स्टैंड स्टिल टाइम भी देते हैं, भैया आप इतने समय में आपकी जो भी क्वेरी है वो क्वेरी आप हमें बता दें। उस क्वेरी के अगेंस्ट में जो क्वेरी आता है हम उसको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल जो भी पास होते हैं बंदे, हमारे रिस्पॉन्सिबल वेंडर कहलाते हैं। उस रिस्पॉन्सिबल वेंडर को हम लोग फिर जाकर उनका फिनेंशियल खोलते हैं और फिनेंशियल को हम लोग उसमें जो सब्सिक्वेंटली लो होता है उसको हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। लगभग ये पूरा आपका प्रोसेस है, ठीक है। अब चूंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चल गया और काफ़ी लंबा ये सेशन भी चल गया, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। प्रिपेयरमेंट को एक दिन में समझना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए कम से कम 3 से 4 दिन का एक सेशन होना चाहिए, तब जाके आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जिनका फोटो आ रहा है, वो लोग काफ़ी, कुछ लोग तो काफ़ी बढ़िया सुन रहे हैं, लग रहा है उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, जो लोग समझ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। चलिए ठीक है, मैं अपना नंबर इसमें टेक्स्ट कर दे रहा हूँ और अपना मोबाइल नंबर भी डाल दे रहा हूँ, मेल आईडी भी डाल दे रहा हूँ। जब भी कोई क्वेश्चंस हों रिलेटेड प्रिपेयरमेंट, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो मैंने बुक्स बताए हैं प्लीज़ उनको बुक्स को एक बार पढ़ें और मेरी बातों से कोरिलेट करें चीज़ों को। जैसे ही आप कोरिलेट करना शुरू होगा चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी और टोटल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप एकदम निश्चिंत रहिए। बस इतना याद रखिए कि हमें अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी सामान खरीदता है तो हम ये समझ के खरीदें कि हम घर के लिए ये सामान खरीदने जा रहे हैं। हम घर के लिए अगर सामान खरीदने के लिए सोचेंगे तो ये एकदम सही हो जाएगा, चीज़ें अपने आप पारदर्शिता हो जाएंगी और अपने आप वो प्रोसेस में आ जाएगा। बस थोड़े बहुत कहीं कहीं लैकिंग होता है, वो आपको बुक्स मदद करेंगे, ठीक है। मैं आपको अपना नंबर और नाम इसमें टेक्स्ट कर देता हूँ। सबको मिल गया मेरा नंबर, जयदेव सिन्हा मेरा नाम हुआ, स्कीम प्रिपेयरमेंट हूँ मैं, ये मेरा पोजीशन हुआ, मेरा नंबर है 6206804007 और मेरा आईडी है spm-proc@dgsys.gov.in। आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जाते जाते मैं कह रहा हूँ, यह एक आर्ट है, यह एक कला है। जैसे संगीत सीखते हैं आप लोग, जैसे तबला या किसी ऐसे चीज़ को सीखते हैं, उसी तरह इसमें माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको रेड फ्लैग से बचा सकती है, जो आपको किसी गलत काम होने से बचा सकती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें आप लोग। जिस तरह संगीत में हर सुर हर ताल पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह एक प्रिपेयरमेंट में हर सुर हर ताल पे एकदम आँख कान से ध्यान दीजिएगा तो प्रिपेयरमेंट बहुत सही होगा। थैंक यू एवरीवन। जो भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।
हेलो हेलो। अच्छा, इन लोग तो म्यूट होंगे ना। अभी जो आप लोगों का क्लास है, उस क्लास का नाम है एथिक्स एंड वैल्यू। आप लोग सिर्फ हाथ क्रॉस करके ऐसे करके मुझे इशारा कर सकते हैं कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं। काइंडली ऐसे करके क्रॉस करके मुझे ये इशारा करें कि आप लोगों को आवाज सही जा रही है। आप मेरी आवाजों को, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। 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 हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो चाहिए नहीं है कुछ। साउंड नहीं आ रहा है, ब्रेक चाहिए। अब जा रहा होगा मैं। हेलो। 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। हाँ।
ठीक है हाँ? हम्म? 10 मिनट में 2-5 मिनट हो गए हैं